तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी चुप को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10 जो कि मूवी के हिसाब से सही है। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियो तो मूवी की शुरुआत में हम IG ऑफिसर अरविंद को देखते हैं जो कि एक आदमी के खून होने की जांच पड़ताल कर रहे होते हैं। वो आदमी नग्न अवस्था में अपने बाथरूम में पाया गया था, जिसके पूरे शरीर में घाव के निशान थे, मानो कि उसे सर्जिकल नाइफ से काटा गया हो। उस आदमी के माथे पर उल्टा त्रिकोण का निशान बना हुआ था और उसके हाथ पैर सेलोफेन पेपर से बंधे हुए थे, जिस पर अलग ही तरह की पत्तियों वाली आकृति बनी हुई थी। और पेशे से वो फिल्म क्रिटिक था, यानी कि मूवीज देखकर उनको रेटिंग्स देना और उन पर अपने विचार लिखना कि फिल्म कितनी बुरी थी और कितनी अच्छी। ऑफिसर अरविंद अपने तजुर्बे और शातिर दिमाग से ये तो समझ जाते हैं कि पहले आदमी का गला काटा गया, फिर उसके बाद इत्मीनान से बैठकर खूनी ने सर्जिकल नाइफ से उसके शरीर पर घाव बनाए। पर उन्हें एक बात समझ नहीं आती कि आखिर खूनी ने उसके माथे पर उल्टा त्रिकोण क्यों बनाया। आदमी जहाँ रहता था वहाँ कोई भी CCTV कैमरा नहीं लगा था और न ही वॉचमैन ने किसी को आते जाते देखा, और जहाँ वारदात हुई वहाँ कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं मिलते। तो अब पुलिस के लिए इस केस को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होने वाला था। अब इसके बाद हम डैनी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि डैनीज फ्लावर नाम की दुकान चलाता था, जहां वो हर तरह के फूल बेचता था। डैनी की दुकान और मकान दोनों एक ही जगह थे और परिवार में उसका कोई नहीं था, बस उसके फूलों से भरा बगीचा ही उसका अपना था। हमें देखने को मिलता है कि डैनी खुद से ही बातें किया करता था, जैसे अक्सर हम अकेले होने पर करते हैं। खुद से ही सवाल करते हैं और खुद ही को जवाब देते हैं। डैनी का एक रूप थोड़ा मासूम और दयालु किस्म का था, वहीं दूसरा रूप थोड़ा अकड़ू और गुस्सैल किस्म का था। तो शायद इतने लंबे वक्त तक अकेले रहने पर उसने अपने अंदर ही एक नई पहचान बना ली थी, जिससे वो बातें करता रहता था। कमाल की बात तो ये थी कि वो 2-2 कप चाय पीता था और खाते टाइम 2 प्लेट खाना मंगाता था। तो इससे पता चलता है कि उसके दिमाग में उसकी दूसरी पहचान काफी हावी थी। अब हम देखते हैं कि उसके दुकान में नीला नाम की एक सुंदर लड़की आती है जो कि फूलों को देखते हुए खुद से ही बातें करे जा रही होती है। तो डैनी जब उसे देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से वो अपने आप से बात किया करता था वैसे ही वो भी कर रही थी। तो ये चीज देखकर डैनी की आंखों में चमक आ जाती है और सोचता है कि ये तो उसी के टाइप की है। नीला को ट्यूलिप नाम के फूल चाहिए थे जो कि उसकी माँ को बहुत पसंद थे, लेकिन वो भारत में आसानी से नहीं पाए जाते थे। पर डैनी उसे वो फूल लाकर दे देता है, जिससे कि वो बहुत खुश होती है। किसी अनजान शहर में कोई अपना मिल जाए तो जो खुशी होती है वही खुशी डैनी उस वक्त महसूस कर रहा था। तो वो खुशी के मारे उससे पैसे ही नहीं लेता और फ्री में फूल पकड़ा देता है। नीला एक न्यूज चैनल में एंटरटेनमेंट रिपोर्टर थी और वो बैंगलोर से मुंबई अपने इस ड्रीम जॉब को करने के लिए आई थी, लेकिन उसे बस यहीं तक नहीं रुकना था, बल्कि वो चाहती थी कि वो मूवीज देखकर रिव्यूज लिखे, क्योंकि उसे सिनेमा से बहुत प्यार था और उसे अच्छी फिल्मों की काफी समझ भी थी। उधर हम देखते हैं कि छानबीन करने और हर जगह दिमाग दौड़ाने पर ऑफिसर अरविंद को समझ आता है कि जो आदमी मारा गया उसने आखिरी बार जिस फिल्म को रिव्यू दिया था वो बहुत बुरा था। तो शायद उस फिल्म में काम करने वाले किसी इंसान ने उसे मारा हो। तो वो छानबीन करने के लिए फिल्म के एक्टर डायरेक्टर से मिलते हैं, पर उन्हें देख के ही उसे समझ आ जाता है कि खून करना उनके बस की बात नहीं है। ऑफिसर अरविंद को फिल्म के पोस्टर में वही पत्तियों वाली आकृति दिखाई पड़ती है जो सेलोफेन पेपर में थी। तो उन्हें पता चलता है कि ये फिल्मों के पोस्टर्स में ऐसे ही भौकाल मारने के लिए लगा दिया जाता है, ताकि लगे कि फिल्म को बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। अब एक दिन नीला फूल लेने के लिए दोबारा से डैनी की दुकान आती है, तो डैनी के दिल में मुरझाए फूल फिर से खिल उठते हैं। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो खुद से बातें नहीं करती, बल्कि ब्लूटूथ वाले ईयरफोन लगा के अपनी सहेली से बतियाया करती है। तो उसके दिल में जो प्यार के फूल खिले थे वो पूरी तरह मुरझा के एकदम सूख जाते हैं, और इस बार अपने पुराने पैसे वसूलते हुए वो उससे फूल के और ज्यादा पैसे ले लेता है। हम देखते हैं कि अब ऑफिसर अरविंद उस उल्टे त्रिकोण की पहेली सुलझा लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो उल्टा त्रिकोण नहीं बल्कि स्टार है। तभी उन्हें एक और मौत होने की खबर मिलती है। तो क्राइम सीन पर पहुंचने पर उन्हें एक खौफनाक मंजर दिखाई पड़ता है। आदमी का आधा शरीर ट्रेन की पटरी के किनारे पड़ा था और बाकी नीचे के हिस्से के चीथड़े उड़ चुके थे। और गौर करने वाली बात ये थी कि उसके माथे पर पूरा एक स्टार बना हुआ था और पेशे से वो भी फिल्म क्रिटिक था। इस मौत के बाद ऑफिसर अरविंद को
ये समझ आता है कि दोनों ही खून एक इंसान ने किए हैं, क्योंकि इस आदमी के भी हाथ पैर उसी सेलोफेन पेपर से बंधे हुए थे और उसके माथे पर भी स्टार बना हुआ था। पहले वाले आदमी के माथे पर अधूरा स्टार इसलिए बना था क्योंकि उस वक्त आदमी की बीवी घर आ गई थी, तो जल्दबाजी में खूनी पूरा स्टार नहीं बना पाया था। ऑफिसर अरविंद अपने सीनियर ऑफिसर को बताते हैं कि हमारे बीच एक नया सीरियल किलर आ चुका है जो फिल्म को स्टार देने वालों को स्टार दे रहा है। अब एक दिन डैनी चर्च से निकलकर घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में नीला दिख जाती है, तो वो सोचता है कि वो अपने जैसी नहीं है तो क्या हुआ, अच्छी सुंदर लड़की तो है ही। तो उसका मासूम मनचला प्यारा मन उसकी तरफ दोबारा से खींचा चला जाता है और उनमें फिर से बातचीत होना शुरू हो जाती है। अब ऑफिसर अरविंद को एक और डेड बॉडी का पता चलता है जो कि क्रिकेट ग्राउंड में पड़ी मिली थी और इसकी हालत तो पिछले 2 खून से ज्यादा बदतर थी, क्योंकि इस बार खूनी ने आदमी के शरीर के सारे अंदरूनी अंग इधर उधर काट के बिखरा दिए थे सिवाय उसके दिल के। ऑफिसर अरविंद दिमाग भिड़ाने लग जाते हैं कि पहली बॉडी बाथरूम में मिली, फिर दूसरी बॉडी रेलवे ट्रैक पर और फिर अब ये तीसरी बॉडी क्रिकेट ग्राउंड में, तो इन सब का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। वो उन तीनों के आखिरी फिल्म रिव्यूज पढ़ते हैं तो एकदम चौंक जाते हैं। पहले वाले आदमी ने लिख रखा था कि फिल्म इतनी बोरिंग है कि उसे कई जगहों से बुरी तरह काटा जा सकता है। फिर दूसरे आदमी ने अपने आखिरी फिल्म रिव्यू में लिख रखा था कि फिल्म का फर्स्ट हाफ ट्रैक पर था लेकिन सेकंड हाफ रेलवे ट्रैक पर आ गया और पूरी तरह से बिखर गई। और तीसरे ने लिख रखा था कि एक पिक्चर जिसका दिल तो सही जगह था लेकिन बाकी के अंग इधर उधर बिखर गए, मतलब कि खूनी उनके रिव्यूज में लिखे उनके शब्दों के हिसाब से ही उन्हें मार रहा था। अब एक शाम डैनी कागज के फूल बनाकर उन्हें देने के लिए नीला के घर पहुंच जाता है। नीला पहले तो थोड़ा सा अचंभित होती है कि उसे घर कैसे पता चला, पर उसे अपने सामने देखकर खुश भी होती है, तो वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब हम देखते हैं कि एक नई फिल्म रिलीज होती है तो सभी फिल्म क्रिटिक खूनी के डर के मारे उसे 5 में से 5 या 4 रेटिंग दे रहे होते हैं, लेकिन कार्तिक नाम का एक फिल्म क्रिटिक मूवी को खाली 1.5 स्टार देता है, तो सारी पुलिस फोर्स उसके घर पर उसे सिक्योरिटी देने पहुंच जाती है। पुलिस वाले परेशान होते हैं कि इतने नाजुक परिस्थिति में जैसे बाकी 5 स्टार दे रहे थे वैसे ही ये भी दे देता तो कौन सा आसमान में सितारे कम हो जाते। कार्तिक अरविंद से कहता है कि मुझे पत्रकारिता और सिनेमा से बहुत प्यार है, अगर मूवी के बारे में झूठ बोलता तो दोनों को धोखा देना होता, शायद मैं खुद का भी मुंह देखने के काबिल नहीं होता, इसलिए जो सही था वही किया, पर आपको परेशानी हुई उसके लिए माफी चाहता हूँ। अब हम देखते हैं कि डैनी थोड़े से ट्यूलिप के फूलों को लेकर अपने बेसमेंट में जाता है जहाँ पर गुरु दत्त की फोटो लगी हुई थी। वो उनके सामने 5 फूल लगाता है जिसमें से एक फूल आधा काट देता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि डैनी ने एक फिल्म क्रिटिक को बांध रखा है जिसने उस फिल्म को 4.5 स्टार दिए थे जो जल्द ही रिलीज हुई थी, और यहाँ ये राज पूरी तरह से खुल जाता है कि डैनी ही वो खूनी है जो सभी फिल्म क्रिटिक्स को मारते आ रहा है। वैसे आप शुरुआत में ही समझ गए होंगे कि खूनी डैनी ही था। डैनी कहता है कि मैं तुम्हारा रिव्यू देखकर मूवी देखने गया तो पता चला कि जितना अच्छा तुमने मूवी को बताया है वो उतनी ही बेकार निकली। वो फिल्म क्रिटिक पैसे लेकर फिल्म रिव्यू करता था, तो डैनी का ये मानना था कि उसका रिव्यू पढ़कर ऑडियंस मूवी देखने जाती है, लेकिन मूवी तो बेकार है, इसका मतलब कि ऑडियंस उल्लू बन गई। मूवी रिव्यू करने वाले का काम होता है कि वो फिल्म के बारे में बिना किसी झुकाव में आकर सही बात बताए और ऑडियंस को सही जानकारी दे, लेकिन वो उसका उल्टा कर रहा था जो कि डैनी को पसंद नहीं आता। तो वो एक धारदार चाकू लेकर पहले तो उसे मौत देता है और फिर उसके पूरे शरीर को कैनवस समझकर चाकू को ब्रश की तरह उसके ऊपर चलाते हुए पेंटिंग करने लग जाता है और पूरा खूनम खून कर डालता है, क्योंकि उसने अपने रिव्यू में कहा था कि पिक्चर का हर एक फ्रेम किसी पेंटिंग जैसा लगता है, तो उसने उसके शब्दों के हिसाब से तड़पा तड़पा कर उसे मौत दे डाली। शहर में लगातार दिल दहला देने वाले 4 खून हो चुके थे और चारों मीडिया से ताल्लुक रखते थे, तो अब पुलिस पर ऊपर से प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है जल्द से जल्द खूनी को पकड़ने का। पर हालात ऐसे थे कि खूनी के खिलाफ पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था, तो वो क्या ही पकड़ती। अब हम देखते हैं कि डैनी गुरु दत्त की आखिरी फिल्म कागज के फूल देख रहा होता है और साथ ही साथ उस फिल्म के रिव्यूज भी पढ़ रहा होता है जिसकी कटिंग उसने काट कर रखी थी। किसी ने लिखा था कि एक्टिंग बेकार है, किसी ने लिखा था नेगेटिव पिक्चर है, तो किसी ने ना जाने कितनी बुराइयां की, लेकिन डैनी को ये फिल्म बहुत पसंद थी और वो गुरु दत्त का बहुत बड़ा फैन था। कमाल की बात ये थी कि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो लोगों ने इसकी बहुत आलोचना
आलोचनाएं की, पर आज के समय इसे मास्टरपीस माना जाता है। डैनी जिस दिन नीला को कागज के बने फूल देने गया था उस दिन गुरुदत्त का जन्मदिन था। तो नीला समझती है कि शायद डैनी गुरुदत्त का बहुत बड़ा पंखा है, लेकिन डैनी अपने आप को गुरुदत्त का पंखा मानने से इनकार कर देता है और ऐसे जताता है जैसे वो उन्हें जानता ही न हो। ऑफिसर अरविंद हर जगह हाथ पैर मार चुके थे, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें खूनी के खिलाफ कोई सुराग नहीं मिल पाया था। तो वो मदद के लिए ज़ेनोबिया नाम की अपनी एक मित्र को बुला लेते हैं जो कि क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट थी, मतलब कि वो हर तरह के किलर्स पर रिसर्च कर चुकी थी और उन्हें पूरी जानकारी थी कि एक खूनी किस तरह से सोचता है और उसके दिमाग में क्या चलता है। ज़ेनोबिया चारों केसेस की स्टडी करके एक बात नोटिस करती है कि रिव्यूज तो बाकी लोग भी दे रहे थे, तो इन्हीं चार को क्यों मारा। इन्हें मारने की वजह ये थी कि खूनी को उन चारों के रिव्यूज में मसाला मिल रहा था और बाकी लोगों के रिव्यूज बोरिंग और फीके थे, मतलब कि खूनी उन्हीं को अपना शिकार बनाता था जिनके रिव्यूज कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से फिल्म की धज्जियां उड़ाते थे या रिव्यूज में कुछ ऐसा रोचक लिखा हो जिसे पढ़कर मजा आ जाए। ज़ेनोबिया बताती है कि हो सकता है कि सालों पहले खूनी ने कोई फिल्म बनाई होगी जिसे फिल्म क्रिटिक वालों ने नापसंद किया या उसकी बुराई करी, तो अब वो फिल्म बनाने वाला फिल्म क्रिटिक्स का खून करके एक नई कहानी लिख रहा है। और ये बात बिल्कुल सही भी थी, क्योंकि डैनी एक सीरीज बनाने का सोच रहा था जिसमें वो दिखाएगा कि उसने किस किस तरह से खून किए, और शायद उसने पहले कभी फिल्म बनाई थी जो कि फिल्म क्रिटिक को पसंद नहीं आई। ज़ेनोबिया बताती है कि सीरियल किलर्स 4 तरह के होते हैं और ये वाला मिशन ओरिएंटेड किलर है। इसकी जिंदगी में कुछ गलत हुआ जिसकी वजह से उसे सदमा पहुंचा और फिर उसके दुख दर्द ने मिलकर उसके दिमाग में एक मिशन पैदा कर दिया कि उसे क्या करना है और उसका मकसद क्या है। ऐसे सीरियल किलर्स अपने आप को विलन या खूनी नहीं बल्कि हीरो मानते हैं और सोचते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। और इस साइकोपैथ सीरियल किलर का मिशन है कि बिके हुए फ्रॉड, झूठे, दोगले फिल्म क्रिटिक्स से सिनेमा को बचाना। अब हम देखते हैं कि डैनी और नीला के दिलों में जो एक दूसरे के लिए प्यार के फूल खिल रहे थे वो अब एक दूसरे में खुशबू फैलाने को तैयार थे। तो एक दिन बारिश के मौसम में वो समय आ ही जाता है जब दोनों लोग इतने करीब आ जाते हैं कि वो एक दूसरे की सांसों को महसूस कर पा रहे थे और फिर धीरे धीरे उनके बीच इतनी भी जगह नहीं बचती कि हवा भी गुजर सके, और फिर उनमें वही होता है जो आप अभी सोच रहे हैं। अब ऑफिसर अरविंद और ज़ेनोबिया खूनी को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाने का सोचते हैं जिसमें कि उन्हें फिल्म क्रिटिक कार्तिक और नीला की मदद लगने वाली थी। वो सोचते हैं कि नीला आने वाली एक कॉमेडी फिल्म का रिव्यू करे और अगर वो अच्छी हो तो भी बुरा लिखे और ऐसा लिखे कि इंटरेस्टिंग हो, तो खूनी का ध्यान उसकी तरफ जरूर जाएगा। नीला पहले तो ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर उसके अंदर जवानी का जोश था और कुछ तूफानी करने का जुनून भरा पड़ा था, इसीलिए अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसा करने के लिए मान जाती है। नीला को फिल्म बहुत पसंद आती है, पर अरविंद के कहने पर वो उस फिल्म को 1 स्टार देती है और लिखती है कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर के टुकड़े हो जाएंगे। उधर डैनी भी उस फिल्म को देखने जाता है और पाता है कि सिनेमा हॉल में बैठे सभी लोग हंस रहे हैं और लोगों को फिल्म पसंद आ रही है। घर आकर डैनी सबके रिव्यूज देखना और पढ़ना शुरू करता है, पर उसे कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं मिलता। तभी उसे एक और रिव्यू दिखाई पड़ता है जो कि नीला ने लिखा था, और तब उसकी जो मासूम वाली पहचान थी उसे बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसके प्यार ने इस फिल्म को 1 स्टार क्यों दिया। जब वो रिव्यू पढ़ता है तो उसकी गुस्सैल वाली पहचान का खून खौल उठता है और अब उसे अपना शिकार मिल गया था जो कि था उसका गहरा सच्चा प्यार नीला। जब से नीला उस प्लान में शामिल हुई थी तब से वो अरविंद के निगरानी में ही थी, जिस वजह से वो ना तो डैनी से मिल पाई थी और ना ही उससे बात हो पाई थी। और अब जाकर नीला को एहसास हो रहा था कि उसने जोश जोश में अपनी जान ही दांव पर लगा दी है। उसे अपनी माँ से अलग अकेले घर में रखा गया था, तो वो परेशान हो रही थी कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो माँ का क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डैनी आ जाता है और सबसे पहले उसकी मुलाकात ऑफिसर अरविंद से होती है। फिर नीला जब डैनी को देखती है तो उसे गले लगाकर राहत की सांस लेती है। अरविंद थोड़ी देर रुकने के बाद नीला के प्रेमी यानी कि डैनी को जाने बोलता है, पर डैनी एकदम मासूम बनकर ऐसे दिखाता है जैसे कि उसे नीला की चिंता हो, तो वो वहाँ से नहीं जाता। ऑफिसर अरविंद को भी यही लगता है कि लड़का मासूम है और अगर उसके साथ रहेगा तो वो थोड़ा शांत रहेगी, तो वो उसे रुकने की अनुमति दे देते हैं। ऑफिसर अरविंद रूम के बाहर चले जाते हैं तो अब डैनी अपने असली रूप में आ जाता है और नीला के हाथ पैर उसी सेलोफेन पेपर से बांधकर उसे खिड़की से फेंक देता है और वो बगल में स्थित महबूब
स्टूडियो में जा गिरती है। फिर डैनी तकिया लगाकर ऐसे रखता है मानो नीला सो रही हो और फिर वहां से तुरंत निकल जाता है। डैनी नीला को उठाकर एक स्टूडियो के अंदर ले जाता है और एक कुर्सी पर बांध देता है। अब डैनी यहाँ पर अपने राज खोलना शुरू करता है और बताता है कि मेरा नाम डैनी नहीं सेबेस्टियन गोम्स है और डैनी मेरे पालतू कुत्ते का नाम था जिसे मेरे पिता ने मार डाला। नीला घबराते और सर पर लगी चोट के दर्द को सहते हुए बताती है कि वो कोई फिल्म क्रिटिक नहीं है बल्कि पुलिस ने उसे लिखने को कहा था। सेबेस्टियन पूछता है कि अगर तुम्हें सच में स्टार देने होते तो कितने देती, तो नीला कहती है कि मैं 4 स्टार देती। सेबेस्टियन बताता है कि वो मूवी एक मंगोलियन फिल्म की कॉपी है, उसे ऑफिशियली रिमेक नहीं किया बल्कि उसके सीन्स को कॉपी किया, जिसका मतलब कि चोरी की है। अगर तुम सच में 1 स्टार देके कहती कि कॉपी फिल्म है तो मैं तुम्हारे पांव छूता और मेरा प्यार भी जिंदा रहता, लेकिन तुम्हें तो कोई जानकारी ही नहीं थी जिसका खामियाजा अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मतलब कि सेबेस्टियन को इस बात से दिक्कत नहीं थी कि उसने 1 स्टार दिया, बल्कि दिक्कत इस बात से थी कि उसने जनता को ये नहीं बताया कि फिल्म कॉपी की गई है। उधर अरविंद के दिमाग में डैनी बार बार खटक रहा था तो वो उसके बारे में जानकारी निकलवाता है तो पता चलता है कि उसकी फूलों की दुकान है। उसके दिमाग में जो भी छोटे छोटे सुराग थे वो उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करने लगता है तो उसका शक अब सीधा डैनी पर जाता है तो वो तुरंत नीला के रूम की तरफ भागता है, पर नीला तो रूम में थी ही नहीं। अरविंद समझ जाता है कि वो उसे खिड़की के रास्ते स्टूडियो ले गया है तो वो भी वहीं से कूदकर स्टूडियो पहुंच जाता है। सेबेस्टियन एक बड़ी सी लाइट नीला के ऊपर गिराकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां अरविंद आ जाता है और गोली चलाकर डैनी को घायल करते हुए नीला को बचा लेता है। अब सेबेस्टियन के घर की छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि जहां वो ट्यूलिप के फूल उगाता था वहीं पर उसके पालतू कुत्ते की कब्र थी। फिर और तलाशी लेने पर उन्हें उसके द्वारा बनाई गई फिल्म की रील मिलती है जिसका नाम था चुप। अब सभी लोग उस फिल्म को देखना शुरू करते हैं तो देखने मिलता है कि सेबेस्टियन जब छोटा था तो वो अपनी माँ और अपने पालतू कुत्ते के साथ खुशी खुशी रह रहा था और उसे बचपन से ही कैमरा चलाने का बड़ा शौक था, लेकिन उसकी खुशी में कलंक लगाने वाले उसके पिता रोज रात को दारू पीकर आते और उसकी माँ को मारते और उसे भी मारते। सेबेस्टियन अपने पिता को रोकने की कोशिश करता पर उसके छोटे से शरीर में इतनी ताकत तो नहीं थी कि वो अपने पिता के अत्याचारों को रोक सके, तो उसका बाप उसे बेसमेंट में बंद कर देता था। सेबेस्टियन को वहां की खिड़की से पड़ोसी के घर में चल रही टीवी दिखाई पड़ती है जिसमें कि गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल आ रही थी तो वो उसे ही देखने लग जाता है। हर रोज उसका बाप ऐसे ही दारू पी के आता और अपनी पत्नी और बच्चे को बेदर्दी से मारता, फिर उसके बाद सेबेस्टियन को बेसमेंट में बंद कर देता। तभी से सेबेस्टियन के अंदर एक नया रूप जन्म ले लेता है और वो उसी से बात करना शुरू कर देता है और वही उसके अकेलेपन और डर का सहारा बन जाता है। सेबेस्टियन जब बड़ा हो जाता है तो वो फिल्म मेकिंग की पढ़ाई करने के लिए बाहर चला जाता है और उस वक्त उसका बाप उस पर हंस रहा था कि ये क्या ही करेगा, लेकिन उसकी माँ बचपन से ही हर कदम पर उसका साथ देती आ रही थी। जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आता है तो देखता है कि अब उसका बाप पूरी तरह से पागल हो चुका है और वो उसके ही सामने उसके पालतू कुत्ते को लात मार मार के मार डालते हैं। अब सेबेस्टियन छोटा नहीं रह गया था और उसके शरीर में भी इतनी ताकत और हिम्मत आ चुकी थी कि वो अपने बाप के अत्याचार को रोक सके, तो वो उन्हें मारता तो नहीं लेकिन एक कमरे में बंद कर देता है सड़के मरने के लिए। वो अब कागज कलम लेकर बैठ जाता है अपनी ही जिंदगी पर एक फिल्म बनाने की कहानी लिखने के लिए और दिन रात एक कर देता है अपनी जिंदगी को पन्ने पर उतारने के लिए। जब उसकी जिंदगी पर आधारित फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी हो जाती है तब उसका बाप भी उसी कमरे में तड़प तड़प कर मर जाता है। सेबेस्टियन ने अपने पालतू कुत्ते की लाश को फ्रिज में रखा हुआ था क्योंकि उसने ठान लिया था कि जब तक उसे मारने वाला जिंदा है तब तक वो उसे नहीं गाड़ेगा और अब उसका कातिल और अत्याचारी बाप मर चुका था तो अब सेबेस्टियन अपने कुत्ते को गाड़ देता है और जो भी अब तक उसके और उसकी माँ के साथ हुआ उन सभी चीजों को याद करके रो रहा होता है और उसकी फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। ये फिल्म देखकर अरविंद, ज़ेनोबिया और नीला सभी काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि सेबेस्टियन ने अपनी ही जिंदगी पर मूवी बनाई थी जिसे फिल्म क्रिटिक ने पसंद नहीं किया और उसे बुरे रिव्यूज दिए। ज़ेनोबिया कहती है कि दर्द ही सबसे ताकतवर ईंधन होता है जिससे कि कलाकार का जन्म होता है और उसके दर्द ने ही उसे कलाकार बनाया। अगर दुनिया इस फिल्म की वाहवाही करती तो कहानी कुछ अलग होती, लेकिन आलोचकों ने सिर्फ उसकी फिल्म को नहीं बल्कि उसकी जिंदगी की आलोचना की। उसके दर्द को 1 स्टार दिया। कोई अगर आपके दर्द पर थूकेगा तो वो चीज आपको दुख पहुंचाती ही है। सेबेस्टियन ने अपने और अपनी माँ के साथ हुए अत्याचार पर फिल्म बनाई थी और वो सभी को अपना दर्द दिखाना चाहता था, पर फिल्म क्रिटिक्स को वो फिल्म पसंद नहीं आई। उसकी माँ को फिल्म बहुत पसंद आई थी क्योंकि वो समझ पा रही थी कि उसके बेटे ने किस तरह से पूरे फील के साथ फिल्म को बनाया है, पर क्रिटिक्स को उसकी
फिल्म की फीलिंग समझ नहीं आई और उन्होंने फिल्म को बुरा बताया, जिस वजह से ऑडियंस उस फिल्म को देखने भी नहीं गई। अब इस वक्त पर सेबेस्टियन गुरुदत्त बन सकता था जो डिप्रेशन में जाकर खुद को खत्म कर दे, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया कि जो असली सिनेमा की पहचान नहीं रखते उन्हें खत्म कर डालेगा और उसी काम में वो लग गया। अब हम देखते हैं कि डैनी यानी कि सेबेस्टियन जेल में होता है और उसे एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है जिसमें कि लिखा हुआ था कि कोरोना के चलते एक फिल्म क्रिटिक की मौत हो गई। ये खबर पढ़कर वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लग जाता है, क्योंकि वो भले ही जेल में था पर जो उसका मकसद था वो कोरोना पूरा कर रहा था। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है कि उसकी फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करी गई तो लोगों ने उसकी फिल्म को बहुत पसंद किया और ऑडियंस उसकी फिल्म से कनेक्ट हो पाई और हर जगह किलर की फ्लॉप फिल्म की हिट होने की खबर चलने लगी और फिर इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये जो फिल्म है उसकी कहानी से हमें 3 बड़े मैसेजेस देने की कोशिश की गई है। पहला तो यही है कि हमें किस तरह की फिल्म क्रिटिक को देखना और सुनना चाहिए और एक फिल्म क्रिटिक को किस तरह से फिल्म के बारे में लोगों को जानकारी देनी चाहिए। आजकल न जाने कितने प्रकार के फिल्म क्रिटिक आ चुके हैं जो अलग अलग तरीके से फिल्म को रेटिंग्स देते हैं। इस फिल्म में तो सिर्फ न्यूज चैनल के क्रिटिक की बात करी गई है, लेकिन अब तो हर तरफ आपको क्रिटिक देखने मिल जाएंगे। जैसे कि मैं जो किसी भी संस्था से नहीं जुड़ा, लेकिन मैं भी फिल्म के ऊपर अपनी राय रखता हूँ, उसकी तारीफ या आलोचना करता हूँ और आप लोग मुझे देखते और सुनते हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया पर भिन्न भिन्न प्रकार के क्रिटिक आ चुके हैं जिन्होंने एक फंडा पकड़ लिया है और उसी फंडे का इस्तेमाल करके अपने रिव्यूज देते हैं। कई फिल्म क्रिटिक्स को फिल्म में मौजूद कलाकार की कला या म्यूजिक या एडिटिंग या सिनेमेटोग्राफी से मतलब ही नहीं होता। वो बस एक ही तरह की ऑडियंस को टारगेट बना लेते हैं और उन्हीं को खुश रखने के लिए वैसे ही बातें करते हैं और अपना पैसा कमाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जान गए हैं कि आजकल लोगों में साउथ और बॉलीवुड के बीच कंपैरिजन बहुत चल रहा है, तो वो अपने हर वीडियो में साउथ और बॉलीवुड की टक्कर कराते नजर आते हैं। इसमें वो क्रिटिक भी शामिल हैं जिन्हें बॉलीवुड की कोई भी फिल्म कभी पसंद ही नहीं आती। उन्हें अच्छी से अच्छी फिल्मों में भी कोई ना कोई कमी दिखी जाती है, लेकिन वही जब साउथ फिल्मों की बात आती है तो वही बुराइयां अच्छाई में बदल जाती हैं। अगर ऑफिशियल फिल्म क्रिटिक की बात की जाए तो कई बार ऐसा होता है कि वो रद्दी फिल्मों को भी 4-5 स्टार दे देते हैं और अच्छी से अच्छी फिल्मों को जिसकी कहानी अच्छी है उसे 1 स्टार पकड़ा देते हैं। इस चक्कर में ऐसा होता है कि खराब रिव्यूज के कारण ऑडियंस फिल्म देखने नहीं जाती और अच्छी फिल्म फ्लॉप हो जाती है। फिर बाद में जब ऑडियंस उस फिल्म को देखती है तो समझ आता है कि फिल्म तो काफी अच्छी थी लेकिन बेकार में ही फ्लॉप हो गई। फिर उस फिल्म पर अंडररेटेड का ठप्पा लगाकर हर किसी को बताया जाता है कि फिल्म अच्छी है पर लोगों ने नहीं देखी। पर आप देख लो, आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल गैंग ऑफ वासेपुर का ले सकते हैं। फिल्म जब आई थी तब चली नहीं, पर आज सभी लोग उसकी बात करते हैं और वो मूवी हर जगह चर्चा में रहती है। अगर कोई इंसान किसी बड़े मीडिया चैनल में फिल्म क्रिटिक का काम करता है जिसे खून खराबा देखना पसंद नहीं, तो उसे ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इसमें तो खून खराबा मार काट भर भर के है। तो वो अपनी सोच के हिसाब से रिव्यू लिखेगा और हो सकता है कि फिल्म को बुरा बताए। तो बात यही है कि फिल्म क्रिटिक को हर तरह की फिल्म की समझ होनी चाहिए और उसे अपना टेस्ट साइड में रखकर फिल्म को देखना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि फिल्म में अच्छा क्या था और बुरा क्या था। फिर दूसरी बात यह है कि ऑडियंस को भी ये समझना होगा कि जिसका भी आप रिव्यू देख रहे हैं क्या वो वाकई में फिल्म का रिव्यू कर रहा है या कोई और बातें बना रहा है जिसका फिल्म मेकिंग से कोई लेना देना नहीं। मैं भी कोई बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, पर पूरी कोशिश रहती है कि आपको फिल्म का असली मैसेज समझा पाऊँ और बता पाऊँ कि फिल्म अच्छी है या बुरी। हाँ, मेरा एक तरफ का झुकाव तो है ही, मेरा झुकाव है अच्छी फिल्मों की तरफ कि अगर कोई अच्छी फिल्म आती है तो उसके बारे में आपको अच्छे से बता पाऊँ और उस फिल्म की सही मीनिंग समझा पाऊँ। गुड बाय फिल्म बहुत पहले आई थी पर मैंने एक्सप्लेन अब किया। पहले समय नहीं मिल पाया, लेकिन गुड बाय और चुप दोनों ही अच्छी फिल्में थी तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दी। और भी कई अच्छी फिल्म है जो नहीं कर पाया तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैंने सर्कस और लाइगर जैसी बुरी फिल्मों का भी एक्सप्लेनेशन किया है ताकि आपको ये भी समझ रहे कि किस तरह की फिल्मों से दूर रहना है। कई बार तो फिल्म का ट्रेलर देख के ही समझ आ जाता है कि फिल्म अच्छी जाने वाली है या बुरी। वैसे 2022 में काफी बदलाव देखने को मिला है। लोगों ने बड़े स्टार्स की फिल्म देखने के बजाय अच्छी कहानी को देखना पसंद किया, फिर भले ही उसमें कोई बड़ा स्टार हो या ना हो। लेकिन ये बात तो अभी भी है कि साउथ और बॉलीवुड करने के चक्कर में कई अच्छी फिल्में रह गईं जिन्हें उतना महत्व नहीं मिल पाया। फिल्म क्रिटिक और ऑडियंस दोनों को ही समझना होगा कि अब टेस्ट को अपग्रेड करना है। स्टार्स को तवज्जो देने के बजाय अच्छी कहानी को इम्पोर्टेंस देनी होगी, तभी सिनेमा में बदलाव आ पाएगा। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग बड़ी मेहनत से फिल्म को बनाते हैं और अपना पूरा पैसा लगा डालते हैं एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, लेकिन फिल्म क्रिटिक्स मूवी को
बहुत बुरे रिव्यूज देते हैं, जिसके चलते फिल्म बनाने वाला डिप्रेशन में चला जाता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गुरुदत्त। गुरुदत्त की आखिरी फिल्म कागज के फूल, जो कि उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से बनाई थी, वो फ्लॉप हो गई। तो उसके बाद उन्होंने कोई भी फिल्म नहीं बनाई और वो डिप्रेशन में चले गए और कुछ टाइम बाद उनकी मौत हो गई। जब सेबेस्टियन की फिल्म फ्लॉप हुई तो वो भी डिप्रेशन में गया, लेकिन खुद को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसने उन लोगों को नुकसान पहुंचाने का सोच लिया जिन्होंने उसकी फिल्म को बेवजह बुरा कहा। पर मूवी जब लोगों तक पहुंची तो लोगों ने उसकी मूवी को पसंद किया, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज लोग कागज के फूल को एक अच्छी फिल्म मानते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब एक फिल्म मेकर ऑडियंस की सोच से भी बढ़कर कोई अच्छी फिल्म बना देता है तो उसकी फिल्म नहीं चल पाती, क्योंकि ऑडियंस थिएटर में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आई होती है, तो उसे ज्यादा दिमाग लगाना पसंद नहीं होता। लेकिन फिर बाद में वही ऑडियंस जब घर में बैठ के उस फिल्म को देखती है तो उसे समझ आता है कि फिल्म तो बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट की थी। इसका बड़ा एग्जाम्पल तुम्बाड़ और नो स्मोकिंग मूवी को मान सकते हैं। अब फिल्म की बात करें तो ये थ्रिलर जॉनर में आती है, लेकिन हमें इसमें बिल्कुल भी थ्रिल देखने को नहीं मिलता और सस्पेंस तो ना के बराबर है। खूनी के बारे में तो हमें पहले ही बता दिया गया कि यही खून कर रहा है, तो सस्पेंस और थ्रिल तो तभी खत्म हो जाता है। सारा थ्रिल तो ऑफिसर अरविंद के लिए ही था, क्योंकि उन्हें ही कुछ नहीं पता था कि खूनी कौन है और कैसे खून कर रहा है। बाकी ऑडियंस के लिए तो ये फिल्म खुली किताब जैसी थी। अब जिन लोगों को सस्पेंस या थ्रिलर से भरी मूवीज देखना पसंद होगा, उन्होंने इस फिल्म को यही सोचकर देखा होगा कि मजा आएगा, पर ये फिल्म उस मजे के लिए है ही नहीं। तो जिन्हें वो मजा नहीं मिल पाया, जाहिर सी बात है कि उन्हें ये फिल्म पसंद नहीं आई होगी। ये फिल्म सिर्फ अपने मैसेज पर फोकस करती है जो वो ऑडियंस को देना चाह रही है, और शायद ये एक नए तरह के कॉन्सेप्ट वाली मूवी थी जिसके जरिए सभी को समझाने की कोशिश की गई कि फिल्म को देखने और उसे लोगों तक पहुंचाने का तरीका क्या होना चाहिए। जिन लोगों को मार काट नहीं पसंद, उन्हें ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। पर ऑडियंस में स्लैशर मूवीज की बहुत डिमांड रहती है और कई लोगों को ऐसी फिल्में देखना पसंद होता है जिनमें लोगों को टॉर्चर किया जाए या उन्हें मारा पीटा जाए, और हॉलीवुड में इसका बहुत चलन है और ऐसी फिल्मों की डिमांड हमेशा बनी रहती है। अब एक्टिंग की बात करें तो मैंने दुलकर सलमान को सीतारामम फिल्म में देखा था, तो तभी से मैं उनका फैन हो गया, और फिर इसके बाद उनको इस फिल्म में देखा तो समझ आया कि वो अलग अलग तरह के किरदार निभाने में काफी माहिर हैं। सीतारामम में उनका अलग किरदार था और इसमें बिल्कुल अलग, जिसे उन्होंने काफी अच्छे से निभाया है, तो उनकी तारीफ तो बनती है। सनी सर काफी टाइम बाद किसी फिल्म में देखने को मिले हैं तो लोगों को थोड़ा अच्छा लगा। वैसे तो ज्यादा कुछ करने को उन्हें मिला नहीं, पर उन्होंने भी अपना रोल सही ही निभाया है, और शायद लास्ट में अगर खूनी खुद चलकर उनके पास नहीं जाता तो शायद वो अभी तक खूनी को पकड़ ही रहे होते। वहीं श्रेया ने भी अपने किरदार को अच्छे से निभाते हुए बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, और बाकी जितने भी सह कलाकार इस फिल्म में मौजूद हैं सबने अच्छा काम किया है। वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बॉलीवुड और साउथ करने वाले और एक ही तरह की सोच रखने वाले रिव्यूअर्स के चक्कर में मत पड़िए और खुद फिल्म को देखना शुरू करिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुझ पर ही भरोसा करिए, मैं भी इंसान हूँ, कई बार गलत हो सकता हूँ। हो सकता है कि आपको कोई मूवी पसंद आए जो मुझे पसंद ना आए, तो एक दूसरे का टेस्ट भी अलग हो सकता है, पर इस बात की गारंटी तो दे सकता हूँ कि आपके लिए मैं अच्छी मूवीज की वीडियोस लाता रहूंगा और अच्छे सिनेमा की वाहवाही करता रहूंगा, जिससे कि आपको भी अच्छे सिनेमा की जानकारी मिल पाए और आपको फिल्मों को समझने में सहायता मिले। तो ये था एक्सप्लेनेशन चुप मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।